तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए शिवराज सिंह चौहान जी का। बहुत स्वागत है शिवराज सिंह चौहान जी आपका। आप हर दौर में देखिए कुछ ऐसे नेता होते हैं जो केवल फैसले नहीं लेते, ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान जी हैं और आज हमारे बीच आप आए हैं एक प्रेरणा बनकर, एक मिसाल बनकर, एक ऐसे नेता बनकर जिन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया है। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी जी से कि वो मंच पर आएं और शिवराज जी के स्वागत में 2 शब्द कहें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पहले तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के परिसर में आ जाए। यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड। इतने बिजी शेड्यूल में इन्होंने हमें कहा, जब एयरपोर्ट से निकल रहे थे, कहा कि अर्नब ट्रैफिक ऐसी है कि 2.5 घंटे लग जाएंगे। और वैसे मैं अगर कह दूं तो इनके 2 मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग थी। उन्होंने, शिवराज जी ने दोनों अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्रियों के साथ कैंसिल करके आप इधर आए, तो थैंक यू वेरी मच। Means a lot. It means a lot to me. शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में मैं 4-5 चीज़ें कहना चाहता हूं, उसके बाद ज़रूर हमें संबोधित करेंगे, हम थोड़ी इंटरव्यू भी करेंगे। 4 बार मुख्यमंत्री बने। आजकल के ज़माने में अकाउंटेबिलिटी के दिन में दोबारा और तीसरी बार आना रिकॉर्ड बन जाता है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे और 18 साल नॉट आउट as the Madhya Pradesh Chief Minister. It's a big record. And he is very young. He is very young and very active, but he has been in politics since his school days, and he became an MLA at the age of only 31, I think 30-31 साल की उम्र में आप बने। मामा जी जो है आपके लिए टाइटल नहीं है, मामा जी है इनकी जो डीप एक इमोशनल कनेक्ट है, जो स्पेशली अमंग वुमेन जहाँ पे जाए तो ही इज़ नोन एज मामा जी। शिवराज जी, मध्य प्रदेश के साथ मेरी भी कनेक्शन है। मैंने +2 आपको कहा था, मैंने जबलपुर के केंद्रीय विद्यालय से की है और वहाँ पे हर एक जगह में डिबेटिंग करते थे, इटारसी लेके मध्य प्रदेश, और इसलिए मध्य प्रदेश के कई लोगों के साथ मेरी कनेक्शन भी है। वो सब कहते हैं जो इमोशनल कनेक्शन आपका है वो अद्भुत है। दैट इज सिंपली रिमार्केबल। इनके विक्ट्री रिकॉर्ड्स अगर देखी जाए तो विक्ट्री मार्जिन इनकी, एक बार विक्ट्री मार्जिन इनकी विदिशा से 11,16,460 वोट की विक्ट्री मार्जिन जो होती है, ही इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर। आज हम राष्ट्रीय विषयों के बारे में बात करेंगे। एक कहा जाए तो ट्रेंड सेटर है हर विषय पर, इसलिए हमेशा न्यूज़ में रहते हैं मगर लो प्रोफाइल है। मामा जी बहुत न्यूज़ में आना नहीं चाहते, मगर इनकी लोकप्रियता इन्हें न्यूज़ में ले आती है। इनकी लाडली बहन स्कीम जो है, जो इन्होंने शुरू की थी 18,950 कुछ करोड़ की एलोकेशन के साथ, आज एक राष्ट्रीय बेंचमार्क बन चुकी है फॉर सोशल वेलफेयर और हर राज्य में उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और बहुत कुछ कहना भी है, बहुत कुछ पूछना भी है, पर पूरे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से शिवराज सिंह चौहान जी, यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड। यू हैव कम टुडे ऑन अ वेरी बिजी डे, दिवाली के पहले। वी थैंक यू फॉर कमिंग। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। हम सुनना चाहते हैं आपके विजन स्टेट लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, और इतने साल राज्य पॉलिटिक्स में रहने के बाद अब नेशनल पॉलिटिक्स में आपकी विजन क्या है, आपकी रोल क्या है। हम सबको बहुत इंटरेस्ट है सुनने के लिए। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की जो रिपब्लिक भारत चैनल है, बाय द वे शिवराज जी, पूरे देश में बहुत एग्रेसिव है और मध्य प्रदेश में हम नंबर 1 चैनल है, तो मध्य प्रदेश के लोग बहुत चाहते हैं हमें। थैंक यू वेरी मच शिवराज सिंह चौहान जी। पहले तो माफी चाहता हूं, आते आते देर बहुत हो गई, लेकिन दोष केवल मेरा नहीं था। बीच में मन थोड़ा बहुत डोल रहा था, लेकिन फिर लगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अर्नब जी, तुमने पुकारा और हम चले आए।
राष्ट्र सर्वोपरि। हमारा राष्ट्र भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब दुनिया ज्ञान के अंधकार में कभी डूबी थी, तब यह भारत है जिसने ज्ञान का प्रकाश दुनिया को दिया। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में लोग अपने शरीर को पेड़ों के पत्तों और छालों से ढका करते थे, तब हमारे यहां सिल्क और मलमल बन चुका था। यह वो देश है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। हर विचार का आदर करने वाला भारत ये वो देश है जिसके ऋषियों ने कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। और इसलिए शायद तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। इसलिए दूसरा कौन है? एक ही चेतना सब में है, तो सबसे प्यार करो। इसलिए हमारे ऋषियों ने गाया, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना और आज वो भी बेमानी हो गया है। लेकिन भारत ने तो हजारों साल पहले कर कह दिया कि सारी दुनिया ही एक परिवार है। और आप अगर हमारे राष्ट्र को समझना चाहते हैं, तो भारत का बच्चा बच्चा आज भी उद्घोष करता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना। केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह उद्घोषित करने वाला भारत दुनिया में किसने कहा है? गौरवशाली हमारा इतिहास। बीच का कार्यकाल आया था जब हम गुलाम बने। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है और गर्व का अनुभव होता है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। मित्रों, मैं 2014 के पहले भी मुख्यमंत्री था, और उस समय जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो भारत की चर्चा अच्छे अर्थों में नहीं होती थी। घपलों और घोटालों का भारत, एक अजीब तरह की स्थिति थी। दुनिया में हमने मान सम्मान खो दिया था। लेकिन आज राष्ट्र सर्वोपरि के मूल मंत्र के साथ मोदी जी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। एक उदाहरण अगर खेती के संदर्भ में मैं कहूं तो मुझे गर्व है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, राष्ट्रहित सर्वोपरि, उनसे कोई समझौता नहीं होगा। मेरे किसानों के हितों की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। पशुपालकों के हित सुरक्षित रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज का भारत आंखों में आंख डाल के बात करता है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव के बाद उसकी जो परिणति हुई वो सारी दुनिया ने जानी है। लेकिन एक क्षेत्र नहीं है। मैं देखता हूं जब प्रधानमंत्री जी का विजन और जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है, तो आप किसी भी दिशा में देख लीजिए। खेती को अगर आप देखें, मेरा विभाग है। रूरल डेवलपमेंट को आप देखें, मेरा विभाग है। तो हमारा सोच है, नंबर 1 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 140 करोड़ हैं हम,
एक जमाना था जब PL 480 सड़ा लाल गेहूं आता था अमेरिका से, जिसको खाने के लिए हम बेबस थे। एक जमाना था जब एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था रोज मत खाओ, सप्ताह में एक दिन व्रत रखो। लेकिन आज 80 करोड़ भारतीयों को निःशुल्क राशन देने का चमत्कार हुआ है। ये आज का भारत है, आज का भारत। आप जानते हैं अन्न के भंडार हमारे भरे हैं। आज हमारे सामने गेहूं और चावल रखे कहां, वो समस्या है। 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कृषि उत्पाद हम निर्यात कर चुके हैं। गेहूं, धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, इनमें जो हमारा उत्पादन हुआ है वो आज तक का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हमने बनाया है। 2014 के बाद अगर आप केवल देखें तो 10-11 साल में ही हमारा खाद्यान्न का उत्पादन 242 मिलियन टन से बढ़ के 354 मिलियन टन हो गया है। ये चमत्कार से कम नहीं है। हमारे पास आज खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं। फलों का उत्पादन बढ़ाए, सब्जियों का उत्पादन बढ़ाए, दूध में हम दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो 5% से ज़्यादा है, जबकि 1-1.5% पर्याप्त मानी जाती है। लेकिन चारों तरफ दृष्टि है हमारी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना नंबर 1, दूसरे हमारे किसानों की, खेती से जुड़े लोगों की, क्योंकि आज भी 46% से ज़्यादा पॉपुलेशन अपनी आजीविका के लिए निर्भर है, तो केवल खेती पर निर्भर है, और वो छोटे छोटे काश्तकार हैं, लैंड होल्डिंग कम है। और इसलिए खेती का ऐसा मॉडल कि जिसमें छोटे किसान की भी आजीविका पूरी तरह से हम सुरक्षित रखें, लाभ की खेती करें, खेती को हम लाभ का धंधा बनाएं। नंबर 3, खाद्यान्न तो चाहिए लेकिन पोषण युक्त खाद्यान्न मिले, इसलिए बायो फोर्टिफाइड किस्मों का हम विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथी चीज़ जो मैंने बताई कि कम जमीन है तो भी हम इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का कोई मॉडल बनाए जिससे कम जमीन वाले के, क्योंकि हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अमेरिका की तरह 10,000 15,000 हेक्टेयर के किसान नहीं है। 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ खेती कोई आसान काम नहीं है हमारे यहाँ। इतने छोटे जमीन के टुकड़े पर अपनी आजीविका को चलाना सचमुच में बहुत दुष्कर काम है। लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमने 7 सूत्रीय रणनीति बनाई है। मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर उत्पादन हमारे देश का कैसे बढ़े, उस काम में हम लगातार लगे हैं। उसके लिए नए नए बीज हमारे वैज्ञानिक रिसर्च करके खोज रहे हैं। जीनोम एडिटिंग जैसी पद्धति पर हम गए हैं, उसके विस्तार से बताने का मेरे पास समय नहीं है। उत्पादन बढ़ाना नंबर 1, उसके लिए मैकेनाइजेशन भी, उसके लिए अलग अलग तरह की कृषि पद्धतियां भी। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। उत्पादन बढ़े लेकिन लागत ना घटे तो फायदा नहीं होगा, तो उत्पादन की लागत कम करने की कोशिश करना। और नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम देना। और नंबर 4, नुकसान अगर हो जाए, कभी ज़्यादा बारिश, कभी बारिश नहीं हुई, कभी बाढ़ से, कभी ओले से, कभी इल्ली से, कभी पाले से फसल तबाह और बर्बाद हो जाती है। वैसे में किसान अगर सरकार उसके साथ ना खड़ी हो तो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजना, और मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,83,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली जा चुकी है। लागत कम हो इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी अकेली 2.25 लाख करोड़ रुपए की हर साल हम अपने किसानों को देते हैं। किसान भाइयों, आप जानते हैं यूरिया की जो बोरी आपको 266 रुपया में मिलती है, उस पर 1700 रुपया की सब्सिडी भारत सरकार देती है। और जो 1350 रुपया DAP की जो बोरी है, उस पर लगभग इतनी सब्सिडी भारत सरकार देने का काम करती है ताकि लागत घटे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में लगभग 3,90,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाला जा चुका है। और कम ब्याज पर कर्जा किसान को मिले,
इसके लिए आप जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था, उसमें भी 1,63,000 करोड़ रुपया केवल ब्याज की सब्सिडी किसान के खाते में डाली जा चुकी है। मैं आंकड़ों में जाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन ये लागत घटाने का, अगर नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करने का एक तरीका है। कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। मैंने कहा गेहूं चावल के भंडार भरे पड़े, लेकिन दालों की कमी है अभी। और दालों की कमी का मतलब ये नहीं है कि उत्पादन बढ़ा नहीं है, उत्पादन तो बढ़ाया है, लेकिन दाल की खपत भी बढ़ रही है, क्योंकि तेजी से मध्यम वर्ग बढ़ रहा है, क्रय शक्ति जनता की बढ़ रही है। तो थाली में अब केवल चटनी रोटी से काम नहीं चलेगा, दाल भी चाहिए और सब्जियां भी चाहिए। और इसलिए अभी दलहन मिशन लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने। हर जिले में उत्पादन बेहतर हो, कुछ राज्यों में बहुत बेहतर है, राज्यों के भी कुछ जिलों में बहुत अच्छा, कुछ जिले पीछे रह गए, लेकिन कोई पीछे ना रहे इसलिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना अभी अभी लॉन्च करने का काम किया है। लेकिन एक चिंतन और सोच हमारा और है, ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित बनी रहे। केमिकल और फर्टिलाइजर का असंतुलित इस्तेमाल धरती के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। ये हमारी चिंता का विषय। धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है। इसलिए उपयोग हम ऐसा करें केमिकल फर्टिलाइजर का कि जिससे सॉइल का हेल्थ भी खराब ना हो, धरती माता को भी हम सुरक्षित बचा के रख सकें। और एक मैंने कहा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है केवल अनाज पैदा नहीं करना, अनाज के साथ फल भी, सब्जियां भी, लेकिन उसके साथ साथ पशुपालन भी। पहले आप खेती देखें, खेती और पशुपालन के चोली दामन का स्थान था। जिसके पास खेती थी पशु होते ही थे, बैल गाय भैंस। अब थोड़ा जमाना बदल गया है, इनको तिलांजलि दे दी लोगों ने। लेकिन अगर खेती के साथ पशुपालन करें, बकरी पालन हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, कृषि वानिकी हो, फूड प्रोसेसिंग के काम उसमें अगर लग जाए तो आमदनी बढ़ जाए। इसलिए इस समय मैं लगा हूं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल को बनाने में, ताकि हम छोटे किसान की आय भी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसकी कोशिश कर सकें। और इसके लिए अनेकों प्रयोग चल रहे हैं। ICAR का परिसर अगर पूछा देखा हो तो आप कभी आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल कैसे बनाया है, और अलग अलग हिस्सों में किसान ने इसको करना शुरू किया है। और एक है प्राकृतिक खेती, उस पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। तो विभिन्न आयाम है खेती के भी, क्योंकि खेती के बिना आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते। भारत गांव का देश, गांव में गांव बिना किसान के अधूरे हैं, और इसलिए खेती हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक विकास का सवाल है, चाहे देश की सुरक्षा का सवाल हो, हमारी विदेश नीति हो, चाहे अब साइंस टेक्नोलॉजी का सवाल हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, मैं घंटों आपको बता सकता हूं समुद्र की गहराई में क्रिटिकल मिनरल्स कहां कहां धरती पर और समुद्र में छुपे हैं। तेल है तो उसको भी निकालो। आकाश की ऊंचाई में जाके हम स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मानवता के कल्याण के लिए उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो हैरत में रह जाता हूं कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में इन सब चीज़ों के बारे में विचार करता है, सोचता है और उसको क्रियान्वित करने का काम करता है। कई तरह की चीज़ें हमारे सामने हैं। मैं खेती और ग्रामीण विकास के बारे में बात करूं तो लगभग 4 करोड़ गरीब भाइयों और बहनों को मकान बना के हमने दिए हैं। लेकिन अब नया सर्वे करके संकल्प यह है कि कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा, सबके पास पक्की छत होगी। उसका अभियान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चल रहा है। हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा है, अब टोले और मजरे को भी नहीं छोड़ेंगे। और हर बहन केवल लाडली बहना नहीं, लखपति दीदी बनेगी। मतलब आमदनी कम से कम साल भर में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो। और ये केवल जुमला नहीं है, ये केवल भाषण नहीं है। 2 करोड़ दीदियां लखपति बन चुकी है। आज महिला किसान दिवस है। भोपाल में उसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गया था मैं। पशु सखी, कृषि सखी, बैंक सखी, द्रोण दीदी, लखपति दीदी, महिला सशक्तिकरण का एक अभियान चल रहा है। और आपने मामा जी की बात कही थी तो मेरे दिल में भी बचपन से एक दर्द था। मैं देखता था कि बेटा और बेटी में कई बार माँ भी भेद कर देती है,
बेटा ज्यादा लाडला होती है। अब मैं आज की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक दौर था, अगर पैदा हो तो बेटे ही हो, बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा, बेटी तो बोझ है। और मन में तब तकलीफ होती थी। एक ही माँ की कोख से बेटा और बेटी दोनों ने जन्म लिया, तो दोनों में ये भेद क्यों? स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, पुरुष श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? और उसी दर्द और उसी तड़फ से निकली थी लाडली लक्ष्मी योजना। मेरे मन में ये विचार आया था कि जब तक बेटी को बोझ समझा जाएगा, दुनिया पैदा नहीं होने देगी, कोई कत्ल खाना बना दिया जाएगा। और हमने कई वर्षों तक देखा है सेक्स रेशियो कितना अनुपात बिगड़ गया था। 1000 बेटों पे 800 बेटियां रह गई थी। ये भेद भगवान ने नहीं किया, ये अन्याय इंसान ने किया है। और इसलिए मन में आया कि बेटी बोझ ना रहे, वरदान बन जाए। और इसलिए कि एक योजना उपजी कि बेटी पैदा होते ही लखपति बन जाए, पैदा होती उसके खाते में इतना पैसा उसके नाम से हम जमा कर दें कि पढ़ाई के लिए उसको पैसा मिल जाए, और जब वो बड़ी हो तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि मिल जाए। ये थी लाडली लक्ष्मी योजना। और सचमुच में मुझे सबसे पहले मामा अगर किसी ने किया, मेरी ऐसी 55 लाख बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है जो लाडली लक्ष्मी हैं। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाती तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाती तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाती तो 6000, 12वीं में जाती तो 6000, कॉलेज में जाती तो 12,500, पास आउट होती तो 12,500, और 21 साल की होती तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाते हैं। ऐसी 55 लाख बेटियां जिनको मैंने गोद में खिला खिला के लाडली लक्ष्मी के बचत पत्र दिए थे, वो अब कॉलेजों में पढ़ रही है। और सबसे पहले उन्हीं ने मुझे मामा कहकर पुकारा। और आज भी जब वो मामा कहकर पुकारती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता और जिंदगी धन्य हो जाती है। वो एक सफर था महिला सशक्तिकरण का। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने कन्या विवाह की योजना बनाई, क्योंकि मैंने बचपन में देखा था कि बेटी की शादी बोझ मानने के कारण ही कई बार लोग बेटी को आने से रोकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मैंने देखा था कि जब चुनाव होते थे पंचायतों के, स्थानीय निकायों के, तो पुरुष तो चुनाव लड़ते थे, महिला 50-50 लोगों का खानी बनाती रहती थी। तब तय किया 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हम बहनों को देंगे ताकि सरकार चलाने के सूत्र उनके हाथ में आए। मध्य प्रदेश ने सबसे पहले किया था। मैं एक नहीं, ऐसी अनेकों लाडली बहना उसकी एक कड़ी है। लाडली बहना आधी आबादी को पूरा न्याय, और मुझे गर्व है उस योजनाओं पर। यह धरती के संसाधन औरत के लिए भी तो है, स्त्री जाति के लिए भी तो है। ये जल जमीन जंगल, ये खदाने खेत खनिज, क्या स्त्री का कोई हक नहीं है उस पर? मध्य प्रदेश का बजट अगर 4 लाख करोड़ का था तो अर्नब जी उसमें से 18,000 करोड़ रुपया हमने बहनों को दे दिया कि हर महीने तुम्हारी मिनिमम ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए हर महीने तुम्हारे अकाउंट में आएगा। तो ये न्याय था, न्याय। और आज आपने जैसा जाना, हर सरकार किसी न किसी रूप में ये करती है। बात लंबी हो जाएगी, समय काफ़ी हो गया है और सवालों का दौर भी शुरू होना है, लेकिन पूरे विश्वास के साथ अंत में मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। कभी स्वामी विवेकानंद ने, उनका नाम था नरेन, उनने कहा था 125 साल पहले, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में ये होगा, होगा और होगा। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन हमारा भारत कराएगा। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये सारा विश्व देखेगा। और उसी भारत के निर्माण में दिन और रात लगने की कोशिश हमने की है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। राष्ट्र सर्वोपरि।
और यहाँ पे बस कुछ ही क्षणों में वो सवाल जवाब होगा जिसका पूरी शाम से हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो नेता हैं जिन्होंने राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाया, पर्याय बनाया है, और दूसरी तरफ है भारत के सबसे तेज, सबसे बेबाक और सबसे निर्भीक पत्रकार। तो जब दोनों बैठ रहे हैं मंच पर, तो सवालों का जो सिलसिला होगा वो बहुत मजेदार होने वाला है मेरे ख्याल से। थैंक यू। ये सब लाइव अभी हम टेलीकास्ट कर रहे हैं शिवराज जी, डायरेक्ट लाइव रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे लाइव जाएगी। तो भी हो, डायरेक्ट हो, डायरेक्ट हो, क्लियर हो, सबने बहुत प्रतीक्षा की है, सीधी बात हो जाए। आपने अपने मंत्रालय के बारे में जो आपने कहा, जो उपलब्धि है, जो अचीवमेंट्स है, टारगेट्स है, राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट की बात जो हो रही है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ये सब करने के लिए आपको इलेक्शन भी जीतना पड़ता है। अब ये बिहार में आपको तो सब चीज़ों के बारे में पता है शिवराज जी, यू नो द डिटेल। आप हमारे साथ शेयर करें कि इस बार कितनी थ्रेट है एनडीए को बिहार में, क्योंकि एक तरफ से तेजस्वी आ रहे हैं, एक तरफ से पीके वोट काट रहे हैं, तो थोड़ा सा अनसर्टेन क्लाइमेट लग रहा है। और हर बार हर राज्य चुनाव के बाद ऑपोजिशन खड़ी हो जाती है अगर आपका थोड़ा सा आपके आंकड़े इधर उधर हो जाए, जैसे वो सवाल पूछते हैं। तो इस बार थोड़ा सा क्या सिचुएशन टाइट है बिहार में? बिहार में विकास की बयार है, बह रही है। डबल इंजन की सरकार जी, यहाँ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास के काम हुए हैं जी, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है, सारा बिहार महसूस कर रहा है। और दूसरी तरफ नीतीश जी के राज में जो सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो समाज के हर वर्ग के लिए है। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, महागठबंधन गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। और आपस में ही अब तक सब कुछ तय नजर नहीं आ रहा। वो लोग कैसे हैं ये सारा बिहार भी जानता है और देश भी जानता है। और इसलिए मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अब तक का सबसे बड़ा बहुमत बिहार के चुनाव में एनडीए को मिलेगा। अगर 5 से 10% वोट भी प्रशांत किशोर ले जाए तो माना जाता है उसमें से 80% आपके वोट जाएंगे। हमारे पास जो विकास और जन कल्याण के काम हैं, अब मखाना अगर होता तो मखाना बोर्ड बनाए, खेती अगर होती तो खेती में किसानों के कल्याण की योजनाएं बनी है, यूथ के लिए जो कुछ नीतीश कुमार जी ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो समाज का हर वर्ग आज वहाँ एनडीए के साथ खड़ा नजर आता है। और इसलिए किसी तीसरी पार्टी से भी एनडीए की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारतीय किसान, भारतीय एग्रीकल्चर में उनको एंट्री मिले। इस पर आपने ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, मगर ग्लोबल हेडलाइन यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फाइट है भारत के साथ, वो मैक्सिमम फोकस आपके मंत्रालय, आपके एरिया में घुसना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, और ये सवाल पूछा नहीं गया, आज मौका मिले तो मैं पूछूंगा, सार्वजनिक जीवन में हम भी एक तरह से, और ये सवाल लोग चाहते हैं हम पूछे कि कैसे आप इस प्रेशर को मैनेज करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है, कभी ट्वीट कर देते हैं, कभी ट्रूथ सोशल में बात कर देते हैं, वो तो नेतन्याहू को भी बोल देते हैं बीबी डू दिस डू दैट। अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा, इंडिकेट किया, मगर आप कितनी दूर जाएंगे? हाउ फार विल यू गो टू प्रोटेक्ट इंडियन फार्मर्स? ये जो फाइट होने वाली है अमेरिका के साथ, कितने दूर जाएंगे शिवराज जी आप हमारे किसानों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए? हम फाइट नहीं, सद्भाव तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि और किसान हितों के साथ कोई समझौता किसी भी कीमत पर नहीं होगा। हमारे देश के हित हमारे लिए सबसे ऊपर है। मैं समझता हूँ ये कहना पर्याप्त है, और जो कहा वो किया, ये दिखाई दे रहा है। नहीं, मगर देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है हमारे किसानों के कितने बड़े बड़े 1000 2000 हेक्टेयर्स के फार्म्स हैं, हम इतनी गेहूं बनाते हैं, इतना मिलेट बनाते हैं, मिलेट नहीं मेज बनाते हैं, ये करते हैं, बार्ली करते हैं, भारत ने अपना मार्केट क्यों रोक के रखा है? हमारे यहाँ अन्न के भंडार भरे हुए हैं, हमारा किसान इतना पैदा कर रहा है कि हम दुनिया को खिलाने की स्थिति में, भारत अब फूड बास्केट बनेगा दुनिया का। हम केवल अपने लिए नहीं, दुनिया का पेट भरने के लिए भी पैदा करेंगे। जब हमारे यहाँ इतना है तो हमें जरूरत क्या है? क्या इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ भी हो जाए मगर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे?
प्रधानमंत्री महान राष्ट्रभक्त है और किस लिए हम काम कर रहे हैं। आज का भारत किसी के सामने दबता नहीं है, झुकता नहीं है। सीधे हम दुनिया की आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। हम विश्व बंधु भी हैं। जब जरूरत पड़ी तो यह भारत है जिसने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन लगाने का काम किया और लोगों की जिंदगियां बचाने का काम किया। दुनिया में कहीं भी संकट अगर आता है तो सबसे पहले मदद के लिए अगर हाथ बढ़ते हैं तो भारत के हाथ बढ़ते हैं। तो हम दुनिया को परिवार तो मानते हैं और परिवार मान के उन सबके कल्याण की हम कोशिश करते हैं, काम करते हैं। लेकिन हमें अपने देश की जनता के हितों को भी सुरक्षित रखना है। वो रखते हुए ही हम कोई भी फैसला करते हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मुझे कहते हुए तकलीफ होती है। इतना गैर जिम्मेदार कोई नेता नहीं हुआ जिसने दुनिया के दूसरे देश में जाके अपने देश को बदनाम किया हो। अर्नब जी, जब श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे जी, मुझे यूएसए जाने का अवसर मिला था। मैं मुख्यमंत्री था। वाशिंगटन डीसी में मुझसे पत्रकारों ने पूछा था क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है। मैंने 2 टूक कहा था, कांग्रेस के नहीं, यूपीए के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री। और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। वो हमारे गौरव है, गर्व है। जब हम दुनिया के दूसरे देश में जाते हैं जी, तो हम कोई दलीय राजनीति वहां लेके आएंगे। हम अपने देश का मान बढ़ाने के लिए काम करते हैं। लेकिन मुझे तकलीफ होती है कहते हुए कि दुनिया में जाके विदेशों में आप देश को बदनाम करने का पाप करते हैं। वो कहते हैं हम बदनाम नहीं कर रहे, वो वोट चोरी वाला मामला उठाते हैं। रिसेंटली कोलंबिया में गए थे वो, और कोलंबिया में हम वैसे हमें ये बात भी अद्भुत लगी कि 6 दिन 7 दिन कोई लीडर ऑफ अपोजिशन कोलंबिया में क्यों रहते हैं वो हमें पता नहीं, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मगर बात यह है कि कोलंबिया में जाके जब उन्होंने कमेंट की और उन्होंने कहा यही सब चीज़ों के बारे में, तो आप भड़क गए। वैसे शिवराज जी, कांग्रेस पार्टी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में आपसे ज़्यादा किसी ने टैकल नहीं किया है। आपने कमलनाथ जी को भी टैकल किया है, आपने दिग्विजय सिंह जी को भी टैकल किया, आपने पूरी कांग्रेस मशीनरी 18 साल तक आपके पीछे पड़ी रही, बट यू मैनेज टू टैकल देम। इस बार यूजुअली आप फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में बात नहीं करते। कोलंबिया में जब राहुल गांधी ने कमेंट दी, उसके बाद आपने लंबी एक कमेंट दिया। आपने कहा नो पेट्रियोटिक सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज पॉलिटिकल पोजीशन शुड क्रिटिसाइज हिज कंट्री आउटसाइड हिज ओन कंट्री। आई बिलीव इन थिंग दैट टार्निशिंग अ कंट्रीज रेपुटेशन इन द वर्ल्ड इज अ क्राइम अगेंस्ट द कंट्री एंड पार्लियामेंट इज द प्लेटफॉर्म। वी शुड नॉट डिफेम आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। Was this a political statement? Usually शिवराज सिंह चौहान जी, आप अपने लिए हमेशा लक्ष्मण रेखा रखते हैं, मगर इस मामले में आप, मुझे लगा कि यू फाउंड यू आउट वेरी प्रोवोक्ड। ये हेडलाइन ग्रैबिंग कमेंट हो गई, सबने इसके बारे में कहा कि व्हाई डिड शिवराज सिंह चौहान गेट सो एंग्री। जब देश के सम्मान का सवाल हो तब चुप रहना भी अपराध है। समर से नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और इसलिए ऐसे समय हमको बोलना चाहिए, आईना दिखाना चाहिए और देश की जनता को भी समझना चाहिए कि क्राइम है दुनिया के दूसरे देश में जाके हमारे देश को बदनाम करना। क्राइम है कि कंस्पिरेसी है, क्राइम है कि षड्यंत्र है, क्योंकि उसी पार्टी के नेता कहते हैं कि देखिए हम संदेह की एक सिचुएशन बनाना चाहते हैं देश में। खुलकर कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत के लोगों के मन में संदेह आ जाए, शंका। और जैसे कहते हैं जहां शंका वही लंका, वो चाहते संदेह हो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को लेकर। क्या आपको लगता है ये संदेह वाली राजनीति कहीं लाई रिपीटेड 1000 टाइम्स शिवराज जी इज सीन टू बी द ट्रूथ? कोई 1000 बार झूठ बोले, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह दे, इलेक्शन कमीशन कुछ भी कह दे, मगर क्या संदेह का एक माहौल बनता है? आप लोगों से मिलते हैं, क्या उनके मन में आज संदेह का माहौल बन गया? हमारे इलेक्शन सिस्टम, हमारे इलेक्शन कमीशन, इस सब को लेकर क्या संदेह है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे यहाँ आपने देखा 1977 में कैसे जनता ने सरकार बदली, फिर 1980 में भी बदली,
एक के बाद आप एक देखते जाएं, 10 साल आप जानते हैं कि यूपीए की सरकार भी इसी देश में चली, तब वोट की चोरी नहीं होती थी। राहुल गांधी अब जीत के आए, खुद अब जीत के आए, प्रियंका गांधी जीत के आई, हिमाचल में जीते, तेलंगाना में जीते, कर्नाटका में जीते। अगर वोट की चोरी होती तो एक भी सीट जीत पाते क्या? जीत जाए तो ठीक है चुनाव, और हार गए तो वोट की चोरी। 100 बार एक झूठ को बोलकर हमारे पूरे चुनाव की व्यवस्था को संदेह के कटघरे में खड़ा करने का पाप भी अगर कोई कर रहे हैं तो वो कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन जनता सब समझती है, पब्लिक है, सब जानती है, सब समझती है कि सच क्या है। अगर हम वोटर लिस्ट शुद्ध करें, हम नहीं, इलेक्शन कमीशन, तो भी आपत्ति है। जो लोग दुनिया में नहीं उनके नाम वोटर लिस्ट में वो निकालो तो आपत्ति है। जो लोग इस देश के नहीं है, बाहर से घुस गए हो, अगर उनकी पूछ परख करें कि तुम आए कहां से, कब से हो, तो आपको आपत्ति है। जनता इस सच को जानती है और इसलिए वातावरण संदेह का बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता कभी इसको सच नहीं मानेगी। अगर हमारा लोकतंत्र पवित्र है, हमारी चुनाव की संपूर्ण व्यवस्था पवित्र है और लोगों को उस पर पूरा भरोसा है। आप इन चीजों पर, जब आप कैबिनेट में बीजेपी के हाईएस्ट लेवल पे जब आप बैठ के डिस्कस करते हैं, तो आपको चिंता नहीं होती कि क्या आप डिस्कस नहीं करते कि आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में इंस्टेबिलिटी एक फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स बन गई है? क्या आपको चिंता नहीं है कि ये एल्गोरिथम सोशल मीडिया मैनेज करके, जिस तरह से नेपाल में जो हुआ, जिस तरह से, एक्चुअली ये सवाल पूछना चाहिए, मुझे मौका मिल रहा है आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में तो अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनीज और एप्स का एक रोल निकला है। एक ऐप है, कोई डिसरप्ट या डिस्टॉर्ट करके एक ऐप है, उस ऐप के जरिए खून खराबा हो गया, वहां के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घर जलाए गए और उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से हमारे देश में भी एक डेंजर है, डायनामाइट वाला सिचुएशन है? शिवराज जी, क्या पता। और देखिए, थोड़ी लंबी बात करूंगा इसमें, फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय में लगता है कि सरकार ने बहुत समय दे दिया, थोड़ी जल्दी एक्ट करते तो वो नहीं होता जो 26 जनवरी को हुआ, जहां पे हमारे तिरंगे पर अटैक हुई। हमारे तिरंगे पर अटैक हुई लाल किले के अंदर, और किसी ने सोचा नहीं था। तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स तो एक बात है, मगर मेरा सवाल ये है, क्या आप, मोदी जी, बड़े बड़े हमारे नेता, जब आप डिस्कस करते हैं, क्या कभी इस बात पर डिस्कशन होती है कि क्या नेपाल या बांग्लादेश वाली परिस्थिति कहीं भारत में कोई करने की कोशिश ना करे? कोशिश तो हो रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जितना आप हमारे साथ ये आश्वासन लोग चाहते हैं शिवराज जी, ये अवॉइडेबल क्वेश्चन नहीं है, इस सवाल का एक तरह से आप जितना डिटेल जवाब देंगे उतने लोग इधर प्रभावित होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, वो जानना चाहते हैं। इट्स अ डेंजरस सिचुएशन। आप विकसित भारत के बारे में बात कर रहे हैं, मगर जो काठमांडू में हुआ किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया। ढाका में जो हुआ सबने देखा 24 घंटे के अंदर, और उसके बाद यूनुस जाके वही पश्चिमी कैपिटल में जाके हाथ पकड़ते हैं बिल क्लिंटन की, थैंक यू, आपने इतना हेल्प किया, आपके कारण हमने पूरी मतलब डेमोक्रेटिक सरकार निकाल दी। षड्यंत्र खुल के आ गई। क्या यही षड्यंत्र भारत के खिलाफ नहीं हो सकता है? और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? थोड़े डिटेल में आप अगर हमारे साथ शेयर करें अपने विचार। 140 करोड़ का हमारा देश, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। दिल्ली हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इस भाव से अनुप्राणित है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि देश की जनता देश के इस विचार के साथ है कि हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसलिए षड्यंत्र कोई कितने भी करे, कॉन्स्पिरेसी कोई कैसी भी करे, भारत को, भारत की जनता को अटूट विश्वास है
अपने लोकतंत्र पर, अपने नेतृत्व पर, और इसलिए आप देख रहे हैं कि वो चीजें जो कभी संभव नहीं लगती थी लोगों की, कश्मीर से धारा 370 अगर हट जाएगी तो आग लग जाएगी, पत्ता भी नहीं हटा, नहीं हिला, धारा 370 हट गई। और आज कश्मीर में प्रगति और विकास आप देख लीजिए। हमारे यहाँ नक्सलवाद के बारे में लोग सोचते थे कि ये तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। हमारे गृह मंत्री जी ने तारीख बता दी कि इस तारीख तक नक्सलिज्म खत्म। आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाने के जो प्रयत्न हुए हैं उनके परिणाम दिखाई दे रहे हैं कि पूरा देश मजबूती के साथ आगे खड़ा है। और हमारा जो यूथ है, नौजवान है, चाहे उसकी शिक्षा हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे रोजगार हो, हर दिशा में जो काम चल रहा है वो भी देश के भविष्य को पूरे विश्वास के साथ देख रहा है कि अब कल का भारत कैसा होगा और कहां पहुंचेगा। और इसलिए कोई कितने भी सपने देखे, संदेह का वातावरण खड़ा करे, भारत भारत है, एक रहेगा, तेजी से बढ़ेगा और दुनिया को दिशा दिखाएगा। अगर 240 का आंकड़ा नहीं होता, अब डायरेक्ट सवाल, अगर 240 का आंकड़ा नहीं 280 होता, 300 होता, 270 होता, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाती? आपके जो कोर इश्यूज हैं, क्या 5 साल की उसकी मतलब 5 साल से वो पोस्टपोन हो गए हैं? क्या भारत के लोग मान के चले अब कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होगा 2029 तक? ये सवाल, इसका जवाब हम चाहते हैं कि नहीं? हम सवाल मैं चाहता हूं कि आज शिवराज सिंह चौहान रिपब्लिक भारत के मंच पर कहे हमें कि ये क्या हुआ। अब जो आपके जो कोर वोटर है और कई हमारे जो ऑडियंस में लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं कि 240 में सरकार तो आपकी बन गई और चैलेंज भी नहीं है, मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो प्रगति के लिए, भारत के प्रगति के लिए ये कैटलिस्ट बन सकती है, क्या ये 5 साल से पोस्टपोन हो गई? शिवराज जी, क्या इस पर काम बंद हो जाएगा? क्योंकि आप सोचेंगे चंद्रबाबू नायडू जी को पूछना पड़ेगा, नीतीश जी को पूछना पड़ेगा, कंसेंसस नहीं बनी है, राज्यसभा में हमारे नंबर जो हमने सोचा था 2/3 बनेंगे वो नहीं बनेंगे, ये इतना नहीं है। मतलब जितना आपको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए ड्रामेटिक चेंजेस करने के लिए। और इस पर जुड़ा एक सवाल, सॉरी सवाल थोड़े लंबे हो रहे हैं, आपको मैं इससे जुड़ा सवाल कि पहले टर्म और दूसरे टर्म में कई सारे चीजें हुई, 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों नहीं हुआ जब आपके पास नंबर्स थे? यूनिफॉर्म सिविल कोड नेशन वाइड क्यों नहीं अप्लाई की गई जब आपके पास नंबर्स थे? ये आपके कोर इश्यूज हैं, इसलिए मैं चाहूंगा आप विस्तृत तौर से इस पर जवाब दें मुझे। कोर इश्यूज पर जो काम हुआ है, लोग पहले सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी ये चीजें केवल चुनाव के समय कहती है, बाकी समय भी कहती रहती है, लेकिन ये होंगे नहीं जी। चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण हो, लेकिन अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर के निर्माण का सवाल हो, धारा 370 का सवाल हो, मैं एक एक गिना के वक्त नहीं लूंगा, सारी जनता जानती जो काम। मेरा सवाल था कि 5 साल से डिले हो गई है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर हमारा कैंपेन जारी है और ये सब चीज हम करना चाहते हैं तो जनता की व्यापक सहमति बनाकर करना चाहते हैं। आज भी सरकार के पास, एनडीए के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। ये बात सही है कि विपक्ष और टांग अड़ाने की ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन मुझे लगता है कि देश के हित में जनता के समर्थन से बाकी फैसले भी होते हुए चलेंगे। ये मेरा कंसेंसस तो 370 में भी नहीं थी। आपने 370 में कंसेंसस जो आपने बोला जनरल कंसेंसस की कोशिश तो नहीं की। आपने कहा कि हम करेंगे, 35 से जाएगी, 370 जाएगी, निकाल दिया। वही अप्रोच चाहिए। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे इशूज पर पहले जनमत का जागरण करना और एक साथ चुनाव के लाभ जनता को गिना के उसका मानस बनाना जागृत हो जरूरी है। ये जरूरी है और इसलिए आप देख रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के कितने कार्यक्रम हम
आप जनता मतलब के आप ये कह रहे हैं कि आप कमिटेड हैं, उस पर काम चल रहा है, बिल्कुल कमिटेड है, कॉर्नर में नहीं है। और वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए जरूरी भी है और होगा भी। आपने कहा कि सेक्युलरिज्म वाले शब्द को और सोशलिज्म को इमरजेंसी के समय में इसको ऐड किया गया, और आपने ये भी कहा कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना चाहिए बिकॉज दे डू नॉट रिफ्लेक्ट इंडियाज कोर कल्चरल वैल्यूज। ये सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है शिवराज जी। कई लोग, अगर मैं आम सहमति चाहूं, आम सहमति है, कई लोग कहेंगे कोई जरूरत नहीं है, संजय गांधी के जमाने में इन शब्दों को ऐड किया गया, तो अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, और अगर नहीं निकाल रहे हैं, जब आपको पता है कि निकालना चाहिए, जो आपकी व्यक्तिगत राय भी है और पॉलिटिकल पोजीशन भी है, तो क्यों नहीं निकाला जा रहा है? देखिए, भारत का सोच, भारत का विचार, भारत के जीवन मूल्य और भारत की परंपराएं अगर आप देखें तो मैंने प्रारंभ में भी कहा था, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हो, सर्वधर्म संभाव हो, आत्मवत सर्वभूतेषु हो, या वसुदैव कुटुंबकम हो, या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत हो, वो सबके कल्याण में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और इसलिए भारत में बार बार सर्वधर्म संभाव, ये मूल सोच है भारत का। ये चर्चा और बातचीत आज से नहीं, हजारों सालों से, और सर्वधर्म संभाव रहा है हमेशा। हम सब विचारों का आदर करने वाले लोग हैं, और इसलिए सदैव हमारा ये सोच रहा है। और बाकी जो शब्दों का हेर फेर का मामला है, उसके बारे में आपकी क्या, वो तो ना, मेरी राय, जो मेरी पार्टी की राय है वही है, मैं अलग से कोई राय नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम एक विचारधारा, एक पार्टी के अंदर काम करते हैं। पार्टी की राय क्या है? पार्टी की राय पार्टी ने बता दी। अब आप वो मामा जी वाला स्माइल दे रहे हैं, तो आप बता ही दीजिए, आपकी पार्टी की राय क्या है? मैंने कहा कि पार्टी की राय पार्टी ने जाहिर कर दी है। शिवराज जी, आप जब दिल्ली आए तो बहुत स्पेक्यूलेशन होता है आपके बारे में। कई लोगों ने कहा इतने इम्पैक्टफुल और इतने सक्सेसफुल पॉलिटिशियन दिल्ली क्यों आए, और एक टर्म हो जाती है उनकी, रिकॉर्ड बन जाता। क्या आपको कभी लगा कि और एक रिकॉर्ड बन जाता और 4-5 साल मध्य प्रदेश में रहते? देखिए, मैं 4 बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। उसके पहले अगर आप देखें तो मैं 6 बार विधायक बना, 6 बार सांसद, 1 दर्जन चुनाव में जीत चुका हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य, प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश का महामंत्री, युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। ये कौन ने बनाया मुझे? भारतीय जनता पार्टी ने। पार्टी तय करती है कब किस कार्यकर्ता की भूमिका कहां होनी चाहिए। अब उनने तय किया कि मध्य प्रदेश में अब कोई दूसरा अपना कार्यकर्ता आएगा, तुम्हें दिल्ली में काम करना है, तो मामा दिल्ली आ गए। हमारा जीवन एक मिशन है, और जब आप एक मिशन में काम करते हैं तो आप खुद ये फैसला नहीं करते कि आप कहाँ रहोगे। मिशन तय करता है कि आप यहाँ काम करोगे। हमारा काम है जो दायित्व दे दिया जाए उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो, केवल देश के लिए, समाज के लिए और अपने मानव जीवन की सफलता और सार्थकता के लिए। कई बार मनुष्य जो होता नहीं है, जो होता है वो तो करता नहीं है, और जो नहीं होता वो बनने की कोशिश करता है। ऐसे में सब चीज़ें बिगड़ती है। और इसलिए पार्टी ने जब कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पार्टी ने कहा कृषि मंत्री, तो कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री है। आगे की एम्बिशन, पर्सनल एम्बिशन? पर्सनल एम्बिशन कुछ नहीं, बहुत स्पेकुलेशन। जब तक सांस चले बहुत स्पेकुलेशन है आपको लेकर, हमेशा स्पेकुलेशन रहती है। मेरा जो मन कहता है, अंतर आत्मा कहती है, वो केवल एक ही बात कहती है, जब तक सांस चले अपने देश और अपने देश की जनता के लिए काम करते चलो, और काम वो जो पार्टी तय कर दे। क्योंकि अपने बारे में व्यक्ति सोचता है तो कई गलत फहमियों का शिकार हो जाता है। अपने बारे में फैसला आप पार्टी पे छोड़ दें। आखिरी सवाल, 45 से 50 साल के इस सार्वजनिक सफर में
कोई एक मोमेंट अगर आपको लगे शिवराज जी, जो आपको लगा कि आप पर मैक्सिमम इम्पैक्ट हुई, मतलब आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट, पर्सनल हो प्रोफेशनल, सब हर व्यक्ति के जीवन में वो ऐसी कोई समय आती है जब ये गेम चेंजिंग मोमेंट हो जाता है। आपके लिए वो गेम चेंजिंग मोमेंट क्या था, अगर आप हमारे के साथ शेयर कर सके, सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट इन योर लाइफ व्हिच चेंज्ड योर लाइफ फॉरएवर। शिवराज जी, बचपन की घटना है। मैंने अपने जो प्रारंभिक भाषण था उसमें भी उल्लेख किया था। हमारे यहाँ मेरे गांव में, जैत नाम के गांव में मैंने जन्म लिया, पैदा। थोड़ी चेतना विकसित हुई, बड़े हुए तो हमने ये देखा कि बेटा बेटी में भेद होता है। एक बहन को पहली लड़की हुई तो घर में मायूसी छा गई कि बेटी पैदा हो गई, चाह बेटे की थी। दूसरी पैदा हुई तो सास नाराज हो गई कि दूसरी भी लड़की पैदा हुई। जब तीसरी बेटी आई तो परिवार के लोगों ने कहा अब इसकी दूसरी शादी कर दो, ये तो लड़के को जन्म ही नहीं दे रही। जब कभी घर में कोई झगड़ा होता था तो पति बिना किसी संकोच के थप्पड़ या डंडा अपनी पत्नी को मार देता था और दौड़ती हुई वो दूसरे के घर में घुसती थी बचाओ। और थोड़ी देर के बाद वो ही पत्नी अपने पति के लिए खाना बनाती थी और कोई पूछता था क्यों, तो कहती थी मेरा आदमी मारे चाहे पीटे। ये बात मेरे मन को बहुत तकलीफ देती थी और तब मन में ये विचार पैदा हुआ कि बेटियों के लिए, बहनों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं जब विधायक सांसद नहीं था तब भी मैं गरीब बेटियों की शादी करने की कोशिश करता था अपने कार्य क्षेत्र में, कभी 5 की, कभी 10 की, कभी 15 की। और बाद में जब मुझे मौका मिला तो लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना तक का एक अलग तरह का सफ़र तय हुआ और मन में यह भाव पैदा हुआ कि महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि नारी को भी, बेटी को भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। आज इस मंच में आपसे बात करके बहुत हमारे सब लोगों को एक पता चला कि आपको इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है। आपने बहुत खुलकर बात कही है, और भी बात हो सकती है मगर काफ़ी समय हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान जी, वी विश यू द बेस्ट इन योर पॉलिटिकल करियर और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी में। और आज जो आप आए, इतना समय आपने हमें दिया, मुख्यमंत्रियों की अपॉइंटमेंट आपने क्लोज की, मगर आप रिपब्लिक भारत में आए, फॉर दैट वी आर एवर ग्रेटफुल टू यू। लेट अस गिव शिवराज सिंह चौहान जी a big round of applause. Thank you very much शिवराज जी। Thank you. धन्यवाद अर्नब जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया शिवराज जी, आप यहाँ आए, आपने अपने अनुभव साझा किए। सेवा और समर्पण कैसे सच्चे नेतृत्व की पहचान है, ये आपने हमें बताया। बहुत शुक्रिया आपका।